सोचो आप एक ट्रेन में बैठे हो और इस ट्रेन में हजारों लोग बैठे हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई पुलिस ऑफिसर। अचानक एक स्पेशल प्लेटफॉर्म आता है और उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही लोग उतरते हैं जो देश को बदलने का सपना देखते हैं, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूपीएससी। लेकिन सवाल ये है, क्या गरीब घर का लड़का यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता है? क्या 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन हो सकती है या कर सकते हैं, या सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, शायद यही आपका करियर डिसाइड कर दे। समझते हैं यूपीएससी आखिर क्या है। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है, और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे बड़े ऑफिसर आप बन सकते हो। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी मतलब सिर्फ आईएएस, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यूपीएससी से कई पावरफुल जॉब्स मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। चाहे आपने वो फिर आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, कॉमर्स से की हो, या साइंस से की हो, और चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस की डिग्री की हो, आपके पास सिर्फ डिग्री चाहिए। फिर आपने वो कौन से भी ब्रांच से किया हो, कोई फ़र्क नहीं, आपके पास डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो उसके बाद आप यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर फिर भी आप 10th में हो या 12th में हो, तो मेरी तरफ से आपको एक सजेशन देता हूँ जो आपको आगे हेल्प करेगा। अगर आपका प्लान है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी ही है, तो आपको 11th-12th आर्ट्स से पढ़नी चाहिए और ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से करनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब्जेक्ट्स आप 11th से पढ़ते होंगे, मतलब 11th से आप पढ़ोगे तो आपका एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, आपका एक एडवांटेज माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले नहीं दे सकते, साइंस वाले भी यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा उसका एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स उसने बेसिक से पढ़े हैं और 11th, 12th और ग्रेजुएशन में उसने वही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसलिए आर्ट्स के स्टूडेंट का एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो। और ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात, आप इस फील्ड में आ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो सिर्फ एक ही प्लान बनाकर मत आना कि मुझे यूपीएससी ही निकालनी है। जैसे अब हम बोलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, वैसे प्लान बी, बैकअप प्लान भी सोच के रखना कि प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी 100% होगा ही। इसलिए बैकअप प्लान बना के इस फील्ड में आना, इस एग्ज़ाम में आना। अगर आपको और जानकारी चाहिए अदर कोर्सेज के बारे में, अदर स्किल्स के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेशल करियर गाइडेंस का चैनल है। इस चैनल पर आपको करियर गाइडेंस रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो और कुछ नया सीख सकते हो। अभी बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं, तो उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको अभी 3 साल है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम देनी होती है, तो आपके पास 3 साल अभी है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ग्रेजुएशन के साथ ही, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उनका एक प्लस पॉइंट एडवांटेज माना जाता है। इसलिए अगर आप भी अभी 12th पास आउट हुए हो तो अभी से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूपीएससी एक 2 या 3 महीने की रेस नहीं है, बल्कि एक पूरा मैराथन है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी वाले को मिनिमम 21 ईयर्स तक और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल वाले 6 अटेम्प्ट्स तक दे सकते हैं, और जो रिलैक्सेशन है, अदर कैटेगरीज वाले को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, अटेम्प्ट्स में भी रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज को, तो आप वो देख सकते हो। अब समझते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम आखिर कैसे होता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्रीलिम्स। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप। अगर ये क्लियर हुआ तभी नेक्स्ट राउंड में आपको मौका मिलता है, तभी आप अगले स्टेज में जा सकते हो। सेकंड नंबर की स्टेज है मेंस।
ये सबसे टफ स्टेज मानी जाती है कि हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, यानी लंबा लिखना होता है, इसलिए सेकंड नंबर की स्टेज सबसे टफ मानी जाती है। और थर्ड नंबर की स्टेज है इंटरव्यू। यहाँ आपकी थिंकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा टेस्ट लिया जाता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है। और ये तीनों स्टेज जब आप पास करते हो तब आपका सिलेक्शन होता है और तब आपका ऑफिसर बनने का सपना पूरा होता है। अब सवाल जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलती है? तो एक IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 56,000 होती है, पर मंथ होती है। लेकिन सैलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पावर, रिस्पेक्ट और फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट हाउस, कार, स्टाफ, सिक्योरिटी जैसे सुविधा भी मिलती है। यूपीएससी आसान नहीं है। हर साल यूपीएससी में लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ हज़ारों ही होते हैं कि कई स्टूडेंट स्ट्रैटेजी के बिना ही प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। अब मैं आपको वही ट्रेन की बात फिर से याद दिलाता हूँ। जिंदगी की ट्रेन में हर कोई ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी अलग होती है। कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मुश्किल रास्ता देखकर भी रुकते नहीं हैं। आपका सपना IAS या IPS ऑफिसर बनना है तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि सपना वो नहीं जो सोते समय आता है, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आपका सपना बताइए कि आपको IAS बनना है या IPS। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।